हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी को 12th हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो 22 फरवरी को हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि उनको 100 में 100 पूरे नंबर मिले। तो अगर आप भी इस बार 12th में हैं और 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी की पूरी कॉपी कैसे लिखें। दो नए तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जो 2024 में ट्रेंडिंग में चल रहा है, और इसी तरह लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज मैं हिंदी की पूरी कॉपी आपको लिखना सिखाऊंगा। मैंने पेपर भी यहां पर पूरा ले रखा है, इस पूरे पेपर की कॉपी लिखी गई है, एक टॉपर की कॉपी है, और अगर आप ऐसे लिख के आओगे तो 100 में 100 पूरे नंबर मिलेंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई हो, लेकिन अगर आप अच्छे से हिंदी की कॉपी नहीं लिख पाएंगे तो कैसे आप नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो पूरी कॉपी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको कैसे भरना है कॉपी को, कैसे कॉपी को लिखना है, और किस तरह एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है, मतलब क्या क्या देखकर नंबर देता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और पूरी कॉपी अगर हिंदी की ऐसे लिखकर आओगे तो 100 में 100 लेकर आओगे। मैं 100 में 99 भी नहीं कहता, 100 में 100 की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सबसे पहले कॉपी दिया जाएगा। जैसे ये कॉपी है, इसमें आपको कहा जाएगा कि भैया अपना डिटेल भर दो। यहाँ पे जैसे देखो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, आपको अपना रोल नंबर अंकों में लिख देना है। ठीक है, ध्यान रहे। उसके बाद में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, आपको अपना अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। जैसे आपका मान लीजिए है अनुक्रमांक 21546142 तो भैया ये हिंदी की कॉपी है तो आपको हिंदी में लिखना है, 1 2 3 मत लिखिएगा। ठीक है, 2 1 5 4 6 1 4 2 7। ठीक है, विषय आपको सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी डालना है, क्योंकि मैंने यहां पे सामान्य हिंदी के पेपर को लिया है तो सामान्य हिंदी हमने डाल दिया। अगर आपका केवल साहित्यिक हिंदी है तो आप केवल हिंदी लिखिएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र में देखिए केवल लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका एक ही प्रश्न पत्र होता है। और यहां पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखिए जब आपको पेपर मिलेगा, वैसे ये तो एक मॉडल पेपर है, यहां पे कुछ कोड लिखा रहेगा। जैसे यहां पे मैंने लिखा है 316 डीपी, तो देखिए पेपर के कोने में ऐसे लिखा रहेगा 316 डीपी। ये जब आपको पेपर मिल जाएगा तब आपको इस कोड को उठा के यहां पे डाल देना है। ठीक है, फिर आपको दिया जाएगा परीक्षा का दिन, किस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं। बृहस्पतिवार को हम दे रहे हैं भैया, तो बृहस्पतिवार लिख देंगे। परीक्षा तिथि एवं पाली, 22 फरवरी को हमारे हिंदी का पेपर है तो 22/2/2024 लिख देंगे। ठीक है, केंद्र का नाम, जहां आपका सेंटर गया है, जैसे हमारा दयानंद इंटर कॉलेज गोंडा में गया है तो हमने इसको लिख दिया। आपका जहां जाएगा सेंटर उसका नाम लिखिएगा, नहीं तो यही जाके आप छाप आए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि आपको कॉपी कैसे भरनी है। बहुत सावधानी से आपको कॉपी भरनी है, क्योंकि यहां पे केवल आपको रोल नंबर ही लिखना होता है, अपना नाम नहीं लिखना होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कॉपी इस तरह से भरना है, क्योंकि मेन तो यही है। आपने पूरी कॉपी लिख दी, रोल नंबर गलत कर दिया तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, बेकार हो जाएगा सब। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आपको कॉपी लिखना कैसे आखिरकार। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा हमारा पेपर और ये रही हमारी कॉपी। बहुत ही साफ सुथरे ढंग से इस कॉपी को लिखा गया। चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पूरी कॉपी लिखना है ताकि एग्जामिनर पूरे नंबर दे। देखो, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले खंड का है, जिसमें आपका हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे खंड का सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्यारा सा खंड का, क्योंकि आप खंड का को सॉल्व कर रहे हैं तो खंड का आपको लिखना होगा। ये सारी चीजें एग्जामिनर देखता है, और
और एक चीज और, आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है, बाकी पेन का यूज मत कीजिएगा। व्हाइटनर का यूज आप बिल्कुल मत कीजिएगा। जो पेन लेकर जाइएगा वो डॉट पेन होना चाहिए, जेल मत लेकर जाइएगा, ठीक है। और काट पीट कॉपी में ना करें, साफ सुथरा एवं सुंदर लिखिएगा, क्योंकि जितना आकर्षक दिखेगा टीचर उतना अच्छा नंबर देगा, ठीक है। अब देखिए खंड का हमने डाल दिया, प्रश्न नंबर 1 का हम उत्तर देंगे, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, प्रश्नोत्तर का संधि विच्छेद करो, प्रश्नोत्तर का संधि विच्छेद होगा प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, ठीक है। अब देखिए का वाला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। देखो इसके लेखक है संपूर्णानंद जी, सेकंड ऑप्शन सही है, तो ऐसे लिख देंगे का सेकंड सही है संपूर्णानंद। ऐसे एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा, ले जा बेटा इस पे तेरा ही हक है, ठीक है, ऐसा बोलेगा। खा देखो लल्लू लाल की रचना है, इसमें से कौन सी रचना लल्लू लाल जी की है, तो प्रेम सागर है लल्लू लाल जी की रचना, तो खा का सेकंड प्रेम सागर, ऐसे चेक करेगा एग्जामिनर और ऐसे 1 नंबर इसको भी दे देगा, ठीक है। तीसरा देखिए गा वाला क्या है, पर्दा कहानी के लेखक है यशपाल जी, चौथा सही है, तो गा का चौथा सही है भैया यशपाल, इसका भी 1 नंबर ये ले जाओ, ठीक है। देखो 1-1 नंबर मिल रहा है, सीढ़ी दर सीढ़ी हम अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं और मंजिल में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। पूरा पेपर देख के जाना और इस तरह लिखोगे, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या पॉइंट देखता है एग्जामिनर, क्या क्या बीच में देखता है कि स्टूडेंट ने किया है कि नहीं किया है। पहले तो ऐसे साफ सुथरा एवं सुंदर लिखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। घा का देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर जी, फर्स्ट सही है, तो घा का फर्स्ट सही है विष्णु प्रभाकर, 1 नंबर इसका भी दे दिया गया, ठीक है। अंगा नंबर देखिए क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, चौथा सही है, तो अंगा का चौथा सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये चेक किया गया, 1 नंबर दे दिया गया, चेक कर, ठीक है, बस हो गया। तो ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव हो गए हिंदी गद्य साहित्य के, 1-1 नंबर दे दिया गया। इसमें एग्जामिनर क्या काटेगा भाई, ऑब्जेक्टिव है, इसमें एग्जामिनर अगर चाहे भी तो नंबर आपका नहीं काट सकता, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर करेगा, उसमें क्या काट लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ये भी हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 5 नंबर के ये भी रहेंगे, मतलब 10 नंबर के टोटल बहुविकल्पीय आते हैं, 5 गद्य साहित्य से 5 पद्य साहित्य से। देखो कामायनी किस युग की रचना है भैया, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ये छायावादी युग की है, सेकंड ऑप्शन सही। तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले 2 डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है, हमने 2 डाल दिया। का दूसरा सही है छायावादी युग, ले जा बेटा 1 नंबर इसका भी ले जा, ठीक है, ऐसे देगा एग्जामिनर। खा देखो निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, इसमें से कौन से कवि है जो प्रगतिवादी युग के हैं, जल्दी से बताइए। तो इसमें से ऑप्शन 4 सही है रामधारी सिंह दिनकर, तो ये 4th ऑप्शन सही है, 1 नंबर इसका भी ले जा, ठीक है। मतलब जो एग्जामिनर यहाँ थोड़ा तेज चेक करेगा कॉपी, हमारी तरफ धीरे धीरे नहीं करेगा, ठीक है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, देखिए वो थोड़ा तेज चेक करेगा, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है, कोई एक चेक करने से काम नहीं होने वाला, इतने सारे बच्चे हैं, सोचो। गा वाला देखो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तार सप्तक 43, ये दूसरा ऑप्शन सही है, तो ये गा का दूसरा सही है 1943, इस भी ये लो 1 नंबर इसका भी ले जाओ। धीरे धीरे हम 100 की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा टारगेट 100 में 100 होगा और उसको हम पूरा करेंगे। आप तो प्रयास कर ही रहे हैं, हम भी पूरा इफर्ट लगा रहे हैं कि आपको इस बार टॉपर बना के रहेंगे, बस साथ में बने रहें। खा देखो द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है, कामायनी। देखिए कामायनी छायावादी युग की रचना है, तो चौथा सही है कामायनी, ले जा 1 नंबर और ले जा, ठीक है। अंगा नंबर देखो अष्टछाप के कवियों का संबंध है किससे, ये दूसरे पेज में है, उसको मैं निकालता हूं, ठीक है। देखिए किससे है, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा से है, चौथा ऑप्शन सही है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 सही है कृष्ण भक्ति शाखा, ये देखो 1 नंबर। और ये जो काट पीट मैंने किया है बिल्कुल मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, मैं जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी निर्देश है, जो भी सावधानी है वो भी मैं बता रहा हूं, ये काट पीट ना करें। स्टार्टिंग के पेजेज में बिल्कुल भी काट पीट आपको नहीं करना है, नहीं तो काट पीट वाला नंबर भी मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। व्हाइटनर का भी यूज आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर हमने क्लियर कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये हिंदी का गद्यांश है। देखो इसमें दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 10 नंबर ले जाओ। जैसे देखो, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, 2 नंबर का ये, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 10 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है, ये अशोक के फूल वाला कर दीजिए। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन, जो पता है वही करना है। जैसे मान लीजिए हमें ये वाला पता है, तो पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है। फिर देखिए इसको धरती माता डॉट डॉट करके आवश्यक है, इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर देखो 2 गद्यांश है आप में, एक ये एक ये, कौन सा आपने किया है ये वाला, तो चिन्ह तो होना चाहिए भैया, कोई सबूत, तो हमने लिख दिया धरती माता डॉट डॉट करके आवश्यक है, ये लिखना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये किस पाठ से, इसके लेखक कौन है, तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो इसको हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे। देखो संदर्भ, थोड़ा जुकाम है भाई, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आवाज भी अच्छे से नहीं आ रही होगी। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये देखो बच्चे ने लिख दिया, इसका 2 नंबर, एक नहीं 2 मिलेगा भाई, पूरे 2 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता, क्योंकि इस तरह लिखोगे तो 2 के 2 नंबर आपको देके जाएगा एग्जामिनर। दूसरा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, देखो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, तो इसको लिखो। देखो धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां यानी कि वस्तुएं भरी हुई है। ले बेटा 2 नंबर इसका भी ले जा। इतने प्यार से लिखोगे, इतने अच्छे से लिखोगे तो एग्जामिनर कैसे नंबर काट लेगा, वो आपका दुश्मन नहीं है भाई, वो कॉपी चेक कर रहा है। अगर आप सही से लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब यहां से लेकर यहां तक का आपको व्याख्या करना है अपनी भाषा में। ये ध्यान रखिएगा भैया, अपने तरफ से क्रिएट करके लिखना है, कुछ बाहरी चीजें आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। तो देखो इसका अपनी भाषा में व्याख्या करेंगे, तो डालेंगे तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक अन्य नाम वसुंधरा यानी कि वसुओं को धारण करने वाली भी है। बस लिख दिया, ये इसका भी 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, 2 नंबर इसका भी आपका कंप्लीट हो गया, तो ये आपका काम हो गया। चौथा, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो सब कुछ लिखा है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया, तो लिख दो पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट, ठीक है, 8 नंबर कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए क्या है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है, तो यही लिख दो, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करना चाहिए। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। हिंदी में कुछ नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, टेंशन मत लो भैया, हम हैं तो क्या गम है, ठीक है, नो टेंशन, विदाउट टेंशन आप रहिए, ठीक है, बाकी हम संभाल लेंगे। तो ये आपका हो गया, इसको करने की अब जरूरत ही नहीं है भाई, हमने एक कर दिया, दूसरा क्या जरूरत है। चौथे पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 10 नंबर का रहेगा, पद्यांश है। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए ये हमारा जो है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब उसी तरह ये आपका पद्यांश दे दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 का आंसर दो, ठीक है। ये पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है, देखो यहाँ पे अथवा लगा है। ये दूसरा वाला, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना वकृत वसना को ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वाह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की यो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशेला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ये किस चैप्टर का है, पवन दूतिका से, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कैसे लिखोगे, तो लिखो सबसे पहला क्वेश्चन, पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे, देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 4, फिर हम लज्जाशील डॉट डॉट करके भूतांगना को, देखो लज्जाशील डॉट डॉट करके भूतांगना को, इसको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 2 पद्यांश है, एक करना है, तो ये वाला आपने किया है, ये इसका
सबूत है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ हेडिंग डालेंगे फर्स्ट लिखकर, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। बस हो गया, ये संदर्भ हो गया भैया हमारे इस का। ठीक है, तो ये 2 नंबर ऐसे कंप्लीट। ठीक है, 2 नंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं, 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। जो थोड़ी सी श्रमिक हुआ हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो लिख दो, हे पवन, राधा जी पवन से कहती है, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने बेग से ना बहना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी श्रमिक दिखाई पड़े तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेरकर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। बस ऐसे लिख देना भाई। अगर चैप्टर को आपने पढ़ा है, ये सब आपके लिए हलवा रहेगा, और इतना बड़ा अगर आपने लिख दिया तो आप ही का जलवा रहेगा। ये देखिए 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो गया भाई, 4 नंबर कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहती हैं? तो लिख दीजिए तीसरा, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहती हैं कि अगर वो कहीं दिखाई दे तो उसे वस्त्रहीन मत करना और उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना, क्योंकि पवन वायु है। अगर कोई थकावट है, आप हवा चल जाए भाई गर्मी में, कितना आनंद आ जाता है, वही चीज है। ठीक है, चौथा, होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है, उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है। ठीक है, पांचवा, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। देखिए जलद का अर्थ है बादल और कृषक ललना का अर्थ है किसान की स्त्री। बस हो गया, तो ये आपका इसका 2 नंबर ऐसे दिया जाएगा, इसका भी 2 नंबर। आप कहेंगे सर जी इतना बड़ा लिखिए, इसको 1 लाइन में लिख दे, 2 वर्ड में 2 नंबर। हाँ, अलंकार पूछा गया लिख दो, और इसका भी 2 नंबर। लो भैया 10 में 10 ये भी कंप्लीट। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है, डरो मत मेरे स्टूडेंट, आप डरने के लिए नहीं लड़ने के लिए पैदा हुए। किसी से लड़ने मत लग जाना, मेरा मतलब है कि आप जो है खुद के सपनों के लिए लड़ने के लिए पैदा हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये साहित्यिक परिचय है। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 नंबर आपको 5 मिलेंगे। 3 कवि हैं, देखो लेखक हैं। फर्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है APJ अब्दुल कलाम, थर्ड है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इन तीनों में से जिसका आपको पता है उसका साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं को लिखना है। देखो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 का डालेंगे, क्योंकि ये का है। अभी खा में हमारा जो होगा ये कवि का जीवन परिचय होगा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। अब हमें जिस लेखक का पता है, देखो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखना चाहते हैं तो ऐसे फर्स्ट लिखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखेंगे। देखो फर्स्ट है ये हमारे लेखक, तो फर्स्ट मैंने लिख दिया। फिर एक छोटा सा जीवन परिचय लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना लिखनी है 80 शब्दों में। तो देखो जीवन परिचय बहुत छोटा सा लिख देना, इनका जन्म इनकी मृत्यु, बस बाकी साहित्यिक परिचय में लिखना। देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, जीवन परिचय हेडिंग डाल लीजिएगा, सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का ये महान पुत्र पंचत्व में लीन हो गया। बस हो गया। अब साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। मतलब साहित्य में इनका परिचय कैसा है। ठीक है, 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में, थोड़ा पेज हम पलटते हैं। ठीक है, 49 ईस्वी में देखिए 49 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों में के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रहे। तो इनका साहित्यिक परिचय हो गया। ठीक है, फिर इनकी कृतियों को लिखना है। ये आपका इसका नंबर हो गया 3 नंबर। अब कृतियां 2 नंबर। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। देखिए इस बच्चे ने गलती की है,
मैंने क्योंकि यहाँ पे व्हाइटनर का यूज, व्हाइटनर बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, यहाँ पे नंबर कट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, आलोचना साहित्य में सूरदास कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, इतिहास साहित्य का मर्म, इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। ठीक है, तो इतना लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा, मतलब आपको मिनिमम 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो ये आपको एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा, 5 में 5 नंबर ऐसे दे देगा। सिर्फ गलती मत कीजिएगा, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, इतना बड़ा लिखेगा, बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 80 शब्दों में दिया गया तो 80 शब्दों में ही लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 का खा। अब देखिए स्टूडेंट, 5 का जो खा है, लेखक का साहित्यिक परिचय हमने लिख दिया। अब कवि आते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों में प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80, 3 + 2 मतलब 3 नंबर साहित्यिक परिचय का, 2 नंबर कृतियों का। देखो फर्स्ट है मैथिली शरण गुप्त, सेकंड है सुमित्रानंद पंत, थर्ड है रामधारी सिंह दिनकर। तो पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा डालेंगे, ऐसे खूब प्यार से प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। ठीक है, फिर हम किस कवि का लिख रहे हैं, जैसे हम रामधारी सिंह दिनकर का लिख रहे हैं तो थर्ड रामधारी सिंह दिनकर, यहां पे आगे 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, थर्ड। तो देखिए जीवन परिचय सबसे पहले बहुत छोटा सा। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। दिनकर जी का स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में हुआ। साहित्यिक परिचय देखो, रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की। इन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता तथा शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की एवं प्रगतिवादी और मानवतावादी कवि के रूप में इन्होंने, देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज, ये देखिए इन्होंने, थोड़ा नीचे करेंगे इसको, इन्होंने देखिए ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब आपको एक चीज और करना है जो मैंने शायद बताया नहीं, साइड में लाइनिंग जरूर कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, अब देखिए कृतियां, दिनकर जी की कृतियां निम्न हैं। काव्य रचनाओं में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। खंड काव्य में रश्मि रथी, आपने देखा होगा रश्मि रथी आप में हो भी सकता है किसी स्टूडेंट में जिसका खंड काव्य रश्मि रथी है। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृत तिलक, हारे को हरनाम आदि। बाल साहित्य में धूप, छाह, मिर्च का मजा, सूरज का प्यार। ये लो भैया 5 नंबर इसका भी मिल गया। लो काम खत्म। क्या है इसमें, अच्छे से लिखना, आप प्यारे से हो तो प्यारे तरीके से ही लिखना। ठीक है, ताकि नंबर एग्जाम ना काट पाए, उसको बहाना ना मिल सके भाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये है भैया कहानी। ठीक है, अब कहानी में मैंने आपको बताया है पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए 5 नंबर का। शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको लिखना है। नहीं पता तो अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। मतलब तीनों में से किसी एक को आपको लिखना है, चाहे आप बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु लिखें। तो हम लिखेंगे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 और हम लिखेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 बहादुर कहानी का उद्देश्य। तो आपको इस उद्देश्य को लिखना है कि आखिर क्या उद्देश्य था बहादुर कहानी का। तो देखो, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी हैं। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त एवं समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है।
इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों को हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। ये भी 5 नंबर भैया क्लियर, अगर ऐसे लिखोगे एग्जामिनर चेक करके 5 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खंड काव्य पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर 80 शब्दों में आपको इसको भी लिखना है। तो देखिए इसमें खंड काव्य में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे खंड काव्य में कई खंड काव्य होते हैं जो लगभग जिला वाइज होता है। आप जिस जिले से हैं उसका खंड काव्य अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए हमारे में श्रवण कुमार, जिसमें श्रवण कुमार लिखिए रश्मि रथी है तो रश्मि रथी को लिखो। मुक्ति यज्ञ है, मुक्ति यज्ञ को लिखो। त्यागपथी है, त्यागपथी को लिखो। हमारे में त्यागपथी है तो हम त्यागपथी को कर देते हैं, क्योंकि हम गोंडा जिले से हैं तो हमारे में त्यागपथी है। तो त्यागपथी खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा लगा है। त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब दोनों में से एक ही करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कर रहे हैं हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। तो पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग डालेंगे 7। ठीक है, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 7, इसका हम लोग चौथा कर रहे हैं त्यागपथी, तो चौथा लिख देंगे। हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण हम कर रहे हैं तो ऐसे हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण हेडिंग डालेंगे और उनके बारे में लिखेंगे। हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक हैं। इस खंडकाव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबंध रखती है। ऐसे आपको हेडिंग वाइज लिख देना है। फिर आपको लिखना है आदर्श पुत्र एवं भाई। आखिर वो आदर्श पुत्र एवं भाई कैसे थे उसके बारे में आपको हेडिंग डाल के लिख देना है। ठीक है, फिर देश प्रेमी थे वो, देश प्रेमी लिखकर देश प्रेमी के बारे में लिख देना है। फिर अजय योद्धा थे, अजय योद्धा लिखकर उनके बारे में थोड़ा लिख देना है। मतलब हेडिंग वाइज आपको लिखना है। अभी और है इसमें, देखिए श्रेष्ठ विचारक थे तो श्रेष्ठ विचारक हेडिंग डाल के ऐसे लिख देना है। श्रेष्ठ शासक, महान त्यागी थे तभी उनको त्यागपति कहा गया, ऐसे हेडिंग डालना है। धर्म परायण हेडिंग डालना है। कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी, मतलब आपको हेडिंग वाइज उनका चरित्र चित्रण करना है। 5 नंबर इसका भी आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। तो ये आपका खंड काव्य हो चुका है और खंड का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं खंड खा पे। ठीक है, 50 नंबर हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपका खंड खा आता है। इसमें 8वां क्वेश्चन रहेगा संस्कृत गद्यांश। देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का रहेगा। जैसे देखो 2 गद्यांश दिए गए हैं। एक महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पत्तु पत्रकार आश्चित परमश्य सर्वोच्च गुण जन सेवया आसीत यत्र कुत्राप अयम जनान दुखिताम पीड्यमाश्चर्य तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायश्च अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। ये पता इसको कीजिए, नहीं तो दूसरा है इसको कीजिए। मतलब आपको संदर्भ लिखकर हिंदी अनुवाद लिखना है। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ऐसे लिखेंगे खंड खा। देखिए पहले आपको खंड खा हेडिंग डालना है, क्योंकि हमने खंड खा स्टार्ट कर दिया है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 8 का डालना है। फिर आप कौन सा कर रहे हैं, देखो आप महामना मालवीय वाला कर रहे हैं तो इसको डॉट डॉट करके लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता लगे आपने कौन सा किया है। तो हमने लिख दिया डॉट डॉट करके। पहले संदर्भ लिखना है, किस पाठ से। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद लिख देना है। महामना विद्वान वक्ता भाषणकर्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वही शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। 7 नंबर हो गया। ऐसे एग्जामिनर फ्री में दे देगा भाई। अनुवाद लिखना है और संदर्भ लिखना है। अगर आपने लिख दिया तो क्यों नहीं देगा। बस साफ सुथरा सुंदर लिखिएगा, सुंदरता रहेगी तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसका खा वाला है, ये संस्कृत का पद्यांश है जिसको श्लोक बोलते हैं।
तो दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे देखो, नमे रोचते भद्रा हुआ उलूकस्य विवेचनम आक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, अथवा लगा है परोक्षकारी हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादनम गुणजेता दृश्यम मित्र विष्पुंभम पयो मुखम। ठीक है, दोनों में से जो आपको पता है उसको कीजिए। हमें ये वाला पता है परोक्षकारी हंतारम, क्योंकि ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा डालेंगे और डॉट डॉट करके लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा परोक्ष कार्य डॉट डॉट करके पयो मुखम। पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। फिर अनुवाद लिखेंगे, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे आपको इसका लिख देना है, काम खल्लास। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई 7 नंबर, ये भी कंप्लीट। ये लो एग्जामिनर ने दे ही दिया पहले ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग आते हैं हिंदी व्याकरण पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हिंदी व्याकरण का है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर, 4 दिए रहेंगे, 1 2 3, एक दूसरे पेज में है। 4 दिए रहेंगे, चारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे देखो, फर्स्ट है तलवार की धार पर चलना, मतलब बहुत कठिन काम करना। सेकंड है टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। थर्ड है दाल में काला होना, यानी कि कुछ गड़बड़ होना। तो हम थर्ड वाला कर देते हैं। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 9 का डालेंगे। देखिए यहाँ पे 9 डालेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 9। इसका तीसरा हम करेंगे दाल में काला होना, एक ही करना है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होना, ऐसे मीनिंग लिख देना। फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के वाक्य प्रयोग कर देना। तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहते हो, जरूर कुछ दाल में काला है भैया। ऐसे भी लिख सकते हो, भैया मुकेश तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहते हो, जरूर दाल में कुछ काला है। ठीक है, लबेरिया तो नहीं होगी भाई आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भैया, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नया टॉपिक आया है, नए हैं भैया। अभी देखो 10 वाला, आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक आपठित गद्यांश आपको दिया गया, आप लोग कहेंगे सर इसमें तो पहले से टिक है। देखो मैंने आपको क्लास प्रोवाइड कराया, थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम थी तो मैं दोबारा इसको शूट कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, दोबारा क्लास। तो देखिए ये आपका एक आपठित गद्यांश है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। 1 नंबर पहले क्वेश्चन के लिए, 2 दूसरे के लिए और 2 तीसरे के लिए। टोटल 5 नंबर का ये रहेगा। जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर इसी गद्यांश में आपको मिलेगा और 2 गद्यांश दिया जाएगा, एक ये। जो आपको पता है वो कर सकते हैं। इसके नीचे भी 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ लीजिएगा। इसके नीचे क्वेश्चन है, तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 10 का डालेंगे ऐसे। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 10 का। ठीक है, हम ये वाला कर रहे हैं, ये कहना डॉट डॉट करके उठ जाए, ये कहना डॉट डॉट करके उठ जाए। पहला क्वेश्चन देखो, लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम होता है? पढ़ोगे आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट लिखेंगे, लेखक के अनुसार इच्छा लोभ असंतोष आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए? तो दूसरा 1 नंबर इसका मिल गया क्योंकि ये एक ही नंबर का था। ठीक है, आदर्शों की रक्षा के लिए निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर धीरे धीरे साहस पूर्वक कर्म करना चाहिए एवं उन्नति को प्राप्त करना चाहिए। 2 नंबर इसका मिल गया। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसी में रहेगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा, इच्छाओं का उद्दीतीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए तीसरे का आंसर होगा, इच्छाओं का उद्दीतीकरण का अर्थ यह है कि साधक पदोन्नति, धन अथवा सत्ता 2 व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं, प्रयुक्त परोपकार के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए तथा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए प्राप्त करता है। 2 नंबर इसका भी, 5 नंबर आपको दे देगा एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर का है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। शब्द युग्म है, जैसे फर्स्ट देखो वसन व्यसन, इसका सही अर्थ होता है वस्त्र और आदत। सी वाला ऑप्शन सही है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 का हेडिंग डालेंगे और फर्स्ट का सी सही है, तो ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 11 का फर्स्ट का सी सही है, वस्त्र और आदत 1 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, दूसरा देखो अंबुज अम्बुद, इसका कौन सा सही होगा? अंबुज अम्बुद। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जल और कमल। तो दूसरे का हमारा बी सही है, जल और कमल। 1 नंबर इसका भी मिल गया। अब देखिए खा, 11 का खा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ये अनेकार्थी शब्द है, मतलब 4 शब्द दिए गए हैं, 4 में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखो। अंबर, पट, विधि, नाग। तो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा, ऐसे हम हेडिंग डालेंगे। हम अंबर के 2 अर्थ लिखेंगे। अंबर का आकाश भी बोलते हैं, वस्त्र,
ये 2 लिख दीजिए, 2 नंबर ले जाइए, बिल्कुल फ्री में ये नंबर होते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए। फर्स्ट है जो आंखों के सामने है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। बी सही है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 का फर्स्ट का बी सही है, प्रत्यक्ष। ये देखो बी सही है, 1 नंबर कंप्लीट। दूसरा जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, सी सही है, सी जिज्ञासु, ये सही है, बस हो गया। ठीक है, 11 का घा देखो, ये वाक्य संशोधन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर। फर्स्ट है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। देखिए तुम के साथ हो लगता है तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, हैं की जगह पर हो कर देना। दूसरा, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। इस सरोवर पर अनेक कमल खिले, अनेकों नहीं लिखेंगे, बस 2 नंबर इसका भी कंप्लीट, 1 और 1 2, ये भी हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा 12 नंबर क्वेश्चन, रस छंद अलंकार पे अब हम चलते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 12 नंबर क्वेश्चन, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। वीर रस या हास्य रस, दोनों में से किसी एक का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखना है। तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 12 का डालेंगे क्योंकि ये 12 का है। ठीक है, हास्य रस हम लिखना चाहते हैं, हास्य रस हेडिंग। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। उदाहरण लिख दो, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समास निस्देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। बस 2 नंबर ये कंप्लीट, ये लो 2 नंबर फ्री के। ठीक है, अब 12 का खा देखिए, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। श्लेष या उत्प्रेक्षा अलंकार इसको लिखना है, तो देखिए हम उत्प्रेक्षा को लिखेंगे। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 12 का खा डालेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम शलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतपि पर्यो प्रभात। 2 नंबर कंप्लीट, परिभाषा उदाहरण हो गया। तीसरा, गा देखो 12 का, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 12 का गा, दोहा हम करेंगे। देखो दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, बेड़ी भव बाधा हरो, राधा नगर छुई, जातन की झाई परे, श्याम हरितुत हुई। ऐसे मात्रा बता दीजिएगा। ये 2 है, पहले और तीसरे में 13 तरह। देखिए 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 11 2 13। तीसरे में 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। तो पहले तीसरे में 13 तरह, दूसरे और चौथे में 11 11। देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11 और 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 2 10 11। बस हो गया, यही करना है, काम हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पत्र लेखन, 13 नंबर टॉपिक। चलिए देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। दोनों में से जिस पर आपको पता है उसको कर सकते हैं। हम करेंगे संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिखेंगे, 6 नंबर। देखो पहले प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालना है ऐसे, फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए जिला अधिकारी को आवेदन पत्र। सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला अधिकारी लिख दीजिएगा यहाँ पे। देखिए पहले सेवा में जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको लिखना है, फिर विषय, किस विषय पर लिख रहे हैं। हम शहर में फैली संक्रामक बीमारी पर लिख रहे हैं, लिख दिया महोदय। अब महोदय करके अपनी समस्या बताओ भैया क्या कर रहे हो। देखो फिर उसके बाद आग्रह करना है। ठीक है, तो मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को, ठीक है आगे बढ़ेंगे भैया, पेज को पलटेंगे। ठीक है, पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन की पहुंच से बाहर है, मतलब बहुत महंगी। फिर अतः अब अनुरोध करो उनसे, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। धन्यवाद सहित दिनांक लिख देना। भवदीय दिनांक लिखना मत, ऐसे हेडिंग केवल डाल देना। रामलाल खैरनगर मेरठ। देखिए रामलाल, श्यामलाल, मदन लाल ये सब नहीं लिखना है। का खा गा लिखिएगा, नाम के जगह पर का खा गा। एड्रेस लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये पत्र लेखन हो गया। अब चलिए अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, निबंध।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। भैया 9 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे फर्स्ट है देश में बेरोजगारी की समस्या, सेकंड है आतंकवाद की समस्या और समाधान, थर्ड है वृक्षारोपण का महत्व, और उसके बाद में फोर्थ आपका है, देखो 5 ऑप्शन है। फोर्थ है विद्यार्थी और राजनीति, फिफ्थ है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो हम आतंकवाद की समस्या एवं समाधान पर लिखेंगे सेकंड वाला। तो प्रश्नोत्तर संख्या 14 पहले ऐसे डालेंगे, फिर यहाँ पे सेकंड लिखेंगे आतंकवाद समस्या एवं समाधान। जब भी निबंध लिखे पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट हेडिंग उपसंहार, और हेडिंग मेन है निबंध में। जितना अच्छा हेडिंग डालेंगे, जितने अच्छे से लिखेंगे, उतना अच्छा नंबर मिलेगा। और कोई जरूरी नहीं है भैया बुक से याद करके आए वही लिखें, अपनी तरफ से भी लिख देंगे, हेडिंग डाल के नंबर मिल जाएगा। प्रस्तावना में आपको लिखना है कि आखिर किस टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में। जैसे आतंकवाद पे लिख रहे हैं तो प्रस्तावना में मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बनता जा रहा है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद है। ठीक है, ऐसे आपको प्रस्तावना लिख देना है थोड़ा सा। फिर हेडिंग आपको प्यारा प्यारा सा जितना हेडिंग आप डाल सकते हैं डालिएगा। देखिए दूसरा हेडिंग हमारा क्या है, आतंकवाद का अर्थ। देखिए आतंकवाद का अर्थ हेडिंग डाल के आतंकवाद के बारे में लिख दो। ठीक है, कि आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने के लिए और उस पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। आतंक, मौत, त्रासहीन के लिए सब कुछ कहा जाता है। आतंकवादी यह नहीं जानते कि कौन कहता है कि मौत का अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। ठीक है, शायरी मैंने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला हेडिंग जो हमारा रहेगा ये क्या रहेगा, देखो आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, इसके बारे में लिख दीजिए। फिर भारत में आतंकवाद का ऐसे लिख दीजिए। जिम्मेदार कौन है, इसको ऐसे लिख दीजिए। मतलब हेडिंग डाल के खूब अच्छे से लिखिए उसको। मैं पढ़ भले ही नहीं रहा हूं लेकिन हेडिंग आपको बता रहा हूं। ये सारे हेडिंग लिखेंगे नंबर पूरा आपको मिलेगा। फिर ऐसे हेडिंग डालना है आतंकवाद के विविध रूप, भारत के आतंकवादी गतिविधियों निरोध को कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया और आतंकवाद को 3 भागों में बांटा गया। ऐसे आपको अच्छे से लिखना है, हेडिंग वाइज लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आतंकवाद का समाधान कैसे करें। ठीक है, उसके बारे में लिख देना है। फिर उपसंहार लास्ट हेडिंग रहेगा, मैंने बताया था इसमें आपको लिख देना है। ये 9 नंबर आपको ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक है, उपसंहार लिखकर। तो इस तरह से आपको पूरे हिंदी की कॉपी लिखना है। ये निबंध जो हमारा था ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर ऐसे लिखकर आओगे 22 फरवरी को 100 में 100 लेकर आओगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए मैं 100 बोल रहा हूं क्योंकि नंबर हमें बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। 100 में 100 हिंदी में लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो आप लोग साथ बने रहें, बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और 100 में 100 आपको दिलाऊंगा। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।